प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में शब्द विचार करेंगे। शब्दों के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, क्योंकि हम दिन में पता नहीं कितने हजारों शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के बारे में हम आज जानकारी ग्रहण करेंगे कि ये शब्द हैं जो क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, और ये शब्द हैं जो वो कितने भेद हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। तो शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। सार्थक मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ हो। स प्लस अर्थ मतलब सार्थक, मतलब जिसका शब्द का या जो वर्णों से मिला शब्द बना है उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे हम चाय, कमल, कलम, दिन, पगड़ी और रात, ये सारे शब्द बने हैं। ये शब्द सारे वर्णों के मेल से बने हैं, अल्फ़ाबेट के मेल से ही बने हैं, लेकिन इनका अपना कोई ना कोई अर्थ है। मतलब ये सारे शब्द सार्थक हैं। सार्थक मीन्स इनका अपना अर्थ है, तो ये शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हुई। उसके बाद देखते हैं हम रचना के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना के विचार से शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल और दवात। तो बच्चे इसमें क्या है, रूढ़ का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक शब्द है उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया और अलग अलग उनके टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े बनने के बाद जो अल्फ़ाबेट हमारे सामने आए हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। इनका वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक में योग मतलब जोड़ होगा। 2 शब्दों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जोड़ से बने हुए शब्द होंगे। जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये योग से बने हैं, जोड़ से बने हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया यौगिक। जैसे पाठशाला। अब पाठ शब्द अलग है, शाला शब्द अलग है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास पाठशाला आ गया, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, ऐसा घर जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं। और विद्यालय और महात्मा, महाजमा, आत्मा। तो ये जो हमारे उदाहरण हैं इनके माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि जो यौगिक शब्द है ना वो दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे, और जब उनको तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के बाद उनका अलग अलग अर्थ क्या होगा वो हम इसको तोड़ने के बाद जान पाएंगे। और तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ऐसा है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है। 2 शब्द होंगे तो दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा है, महाजमा, आत्मा। महा मतलब महान, आत्मा। ठीक है, आगे तीसरा पार्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? 2 शब्दों को, यौगिक और रूढ़, दोनों को आने के बाद हमारे पास तीसरा आया योग रूढ़। जो यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे पीताम्बर। अब योग रूढ़ किसे कहा जाता है, पहले हम परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। 2 यौगिक शब्दों की भांति, जैसे हमने यौगिक शब्द में देखा था कि 2 शब्द होंगे, दोनों जुड़ेंगे, एक नया शब्द का निर्माण होगा, और उन दोनों को जब तोड़ कर देखेंगे तो अपना अपना अलग अलग उनका अर्थ भी होगा। लेकिन यौगिक में क्या है बच्चे, इसमें यह 2 शब्दों से बनेगा जुड़ करके, परंतु यह किसी तीसरे की तरफ विशेष अर्थ की ओर इशारा करेगा, जिससे इसका नाम पड़ गया योग रूढ़। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, ये 2 मूल शब्द है। इसमें पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर पीत और कपड़ा दोनों 2 शब्द हैं। इन दोनों को ही हमने जोड़ दिया और इनको जोड़ने के बाद हमारे पास एक शब्द नया बना पीताम्बर।
आगे हमारे पास है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? तीन तीन उदाहरण देकर स्पष्ट करें। मतलब कहाँ से इनका जन्म हुआ है शब्दों का, वो हम यहाँ पर जानेंगे। जन्म के आधार पर या बेस कहाँ से इनका है शब्दों का। तो सबसे पहले इसमें हम यह जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर या बेस पर या इनका जन्म स्थान कहाँ से निकले हैं, ये उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हैं जो वो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें कहते हैं तत्सम। जैसे माता, पिता, फल, ज्ञान, सुंदर, ये सारे के सारे संस्कृत शब्द हैं। और दूसरा है तद्भव। तद्भव का मीनिंग यहाँ पर यह है कि शब्द हैं जो हमारे शब्द वो होंगे संस्कृत भाषा के, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, कुछ रूप में परिवर्तन करके वो हिंदी में प्रयोग करने आरंभ कर देते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, हस्त से बन गया हाथ, और ग्राम, ग्राम से बन गया गांव, अग्नि, अग्नि से बन गया आग, और दधी, दधी से बन गया दही, आम्र से आमी। ये सारे शब्द हैं जो वो तद्भव हैं, निकले ये संस्कृत भाषा से ही हैं, लेकिन इनका रूप है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। तीसरा है हमारे पास देशज। देश प्लस ज। देश मतलब देशी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में जो अपने आसपास की जो स्थान है उनमें जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे रोड़ा, बैंगन, गाड़ी, चस्का, खिड़की, झटपट, लोटा, पगड़ी, गड़बड़, ये सारे देशी भाषा के शब्द हैं। आगे है चौथा हमारा विदेशज। विदेशज, विदेश प्लस ज, मतलब विदेश से उत्पन्न हुए हैं वो, क्योंकि ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो ये विदेशी भाषाओं से पैदा हुए हैं और हम इनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखें पहले। जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे स्टेशन, स्कूल, आदमी, वकील, बाजार, अखबार, आईना, गर्दन, कमीशन, साबुन, चाकू, ये सारे के सारे विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। इनको हमने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया तो अब ये हिंदी में भी हम इनको मान्यता देते हैं, मतलब हिंदी में हम लिखते भी हैं इन शब्दों को। तो ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे एक मेन टॉपिक है, छोटा सा है, जो हम मैक्सिमम जिसमें हमें डाउट रहता है कि ये क्या कौन से शब्द हैं। इनमें सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का पुरुष, लिंग, वचन आदि के कारण रूप बदल जाता है। मतलब पुरुष के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण ये अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। विकारी उदाहरण देकर समझते हैं। पर्वत, पर्वतों, देखिए पर्वत एक है लेकिन ये वचन के आधार पर इसका रूप बदल गया पर्वतों। बादल, बादलों। विद्वान, विदुषी। अब विद्वान शब्द है जो वो लिंग के अनुसार ये पुल्लिंग है, लेकिन हमने इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो बन गया विदुषी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इन सब कारणों से, कारक के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण अपने रूप में बदलाव ला सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। विकार मतलब उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो इसका अपोजिट है, इसका विलोम है अविकारी शब्द। अविकारी में मतलब इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे कोई लिंग हो, कोई वचन हो, कोई कारक हो, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें जरा सा भी बदलाव नहीं होगा। इनकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, यहाँ, वहाँ, या, अथवा आदि। अब ये देखिए जो हमारे अविकारी शब्द हैं, अब मान लीजिए हमारे पास सीता और गीता है।
अब सीता भी पुल्लिंग है, हाँ सॉरी स्त्रीलिंग है, और गीता भी स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने इसको पुल्लिंग के साथ भी हम जब प्रयोग करेंगे तब भी और वही रहेगा, सीता और गीता, राम और श्याम। तो चाहे हम इसको पुल्लिंग के साथ चाहे स्त्रीलिंग के साथ किसी के साथ भी प्रयोग करें, लेकिन और शब्द है जो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये अविकारी शब्द है। और इसके अलावा यहाँ सीता यहाँ चली गई, राम यहाँ चला गया, यहाँ देखिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ एज इट इज़ है, चाहे आप उसको सीता के साथ लगाओ चाहे इसको राम के साथ लगाओ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्रिया बदल रही है, चली गई चला गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ शब्द में। अथवा, तो अथवा शब्द है, इसको भी आप किसी वचन के साथ लगाइए, किसी लिंग के साथ लगाइए, किसी कारक के साथ लगाइए,